हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। अगर आपको भूत प्रेत चुड़ैलों की रियल हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मज़ेदार रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे अपनी स्टोरी व्हाट्सएप या ईमेल से सेंड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूं। कुछ ऐसी बातें जो आज तक मेरे घर में कोई भूल नहीं पाया, ना ही कोई समझ पाया कि वो सब क्या था। एक बार की बात है, मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर गई हुई थी। गांव में हमारा जो घर था उसमें हम भूतिया चीजें बचपन से ही देखते और सुनते आए थे, लेकिन उनके बारे में मैं आपको फिर और कभी बताऊंगी। तो ये घटना जिसके बारे में बता रही हूं, ये ऐसा हुआ था कि गांव में हमारे घर के पास में एक फैमिली रहती थी। वो लोग अपने घर में तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए कुछ ना कुछ टोने टोटके करते रहते थे। जैसे कभी रात में पूरे मोहल्ले में बाल खोल के घूमते, हाथ में एक डिब्बा लिए, तो कभी अपने घर के बाहर कील ठोकते नजर आते। ऐसे ही एक बार की बात है, उस घर में एक लड़का रहता था जिसे मैं भाई कहती थी। एक दिन अचानक उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। सबको लगा शायद उसे गर्मी लग गई होगी। घर में उसकी एक 12 साल की लड़की और उसकी सास भी रहते थे। पहले दिन जब वो बीमार पड़ी तो उसे सिर्फ उल्टियां हो रही थी, लेकिन फिर अगले ही दिन डिहाइड्रेशन की वजह से उसके हाथ पैर भी मुड़ने लगे। मुझे उनके घर जाने में बहुत डर लगता था, इसलिए मैं कभी उनके घर नहीं जाती थी। लेकिन उस दिन भाभी की तबीयत खराब होने की बात सुन के मैं सुबह 7 बजे के करीब उसे देखने के लिए उनके घर चली गई। सब लोग कह रहे थे कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, लेकिन उसके पति को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो औरत ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही आंखें खोल रही थी। लेकिन फिर जब सबने पकड़ के उसको उठाने की कोशिश की तो अचानक से उसकी आंखें पलट गईं और मुंह से झाग निकलने लगे। ये देख के हम सब डर गए, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी था। हॉस्पिटल घर के पास ही था, लेकिन ना जाने कैसे जब तक वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। सब लोग हैरान थे कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। अभी 2 दिन पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, एक ही दिन में उसकी मौत कैसे हो गई। आसपास के सब लोग हैरान थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उसकी मौत का असली खुलासा तो बाद में उसके पति ने किया था। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसका परिवार किसी रिश्तेदार के यहां एक शादी में गया था। उन लोगों ने वहां एक धर्मशाला में रुकने का इंतजाम किया था। वहां जाके पता चला कि ये लोग जिस रूम में रुके थे उसी रूम में एक लड़के ने फांसी लगा के सुसाइड किया था। लेकिन शादी के चलते सब लोग बहुत बिजी थे, इसलिए उन्होंने भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर शादी के दिन जब सब लोग बिजी थे तो वो भाभी उसी रूम में अकेले कोई सामान लेने आई थी और तब भाभी को उसी लड़के की आत्मा वहां खड़ी दिखाई दी। उसको देखते ही भाभी डर गई, लेकिन उस लड़के ने भाभी से कहा कि तुम डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यह सुनते ही भाभी वहां से भाग गई, लेकिन वो आत्मा उसी दिन से भाभी के पीछे पड़ गई। वहां से वापस आने के बाद भाभी अजीब अजीब हरकतें करने लगी, लेकिन उनकी फैमिली ऐसी थी कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताते थे। भाभी ने उस आत्मा को देखने वाली बात अपने पति को बताई तो वो लोग उसे कई सारे तांत्रिक ओझा वगैरह के पास लेकर गए, लेकिन उस आत्मा से छुटकारा नहीं मिल सका। भैया ने बताया कि वो भाभी कभी कभी कच्चा मांस खाने लगती थी, बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज करती थी और भगवान के नाम से ही उसे चिढ़ होने लगी थी। उसने गंदी गंदी हरकतें करना भी शुरू कर दिया था।
शाम की आरती के समय वो छत पे चारपाई लेके सो जाती थी, अपने सारे कपड़े उतारकर। रात में भी किसी भी टाइम अपने सारे कपड़े उतार के अचानक से चिल्लाने लगती। ऐसा लगता था जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा हो। वो चिल्लाती भी थी कि कोई उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। ऐसा उनके घर में हर रोज होने लगा था, लेकिन उन्होंने ये बात कभी किसी पड़ोसी को नहीं बताई। उनके घर के सब लोग बहुत परेशान हो गए। ऊपर से उनके घर में पहले ही जादू टोने का ऐसा माहौल था कि वो चाह के भी किसी को कुछ नहीं बता सकते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। फिर उस दिन जब उस भाभी की मौत हुई तो उसकी लाश को जब हॉस्पिटल से लेकर आए तो सबने देखा कि उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ी हुई थी और उसमें से सड़ने की बदबू आ रही थी, जबकि उसको मरे हुए इतना समय भी नहीं हुआ था। पूरे माहौल में एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। फिर दोपहर के 1 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया गया। आसपास के सब लोग बिल्कुल चुप थे। पता नहीं क्यों सब एक अनजान डर से चुप हो रखे थे। वहां पर कुछ तो ऐसा था जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस सबको हो रहा था। और फिर आई वो रात जिसे भुलाना हम सबके लिए नामुमकिन है। असल में हमारे घर और उस भाभी के घर के बीच एक पतली सी गली पड़ती है, जहां से उनका घर, किचन और लॉबी वगैरह सब कुछ दिखाई देता है। पहले हमें वो भाभी हमेशा वहां बैठी या काम करती दिखाई देती थी। हम सब लोग तो इतना डरे हुए थे कि मेरी दादी, मैं, भैया, भाभी, भतीजा सब एक ही कमरे में बिस्तर लगा के सोए थे। उनके घर के साइड वाले घर के भी सब खिड़की दरवाजे बंद थे। लेकिन मेरे पापा बहुत निडर इंसान हैं, वो किसी चीज से नहीं डरते। पापा और मम्मी दूसरे कमरे में सो रहे थे। पहले तो पापा हमें भी डांटने लगे कि तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो, लेकिन मेरी और मेरी सगी भाभी की तो डर के मारे हालत खराब हो रखी थी। हम सोने के लिए लेट तो गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सब हाथ पैर इकट्ठे करके बस सोने का नाटक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे वो भयानक खेल शुरू होने लगा। पहले तो सामने गली से किसी बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी। फिर कुछ देर बाद किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई औरत बहुत दर्द में तड़प रही हो। उसके घर का जो गेट था वो लोहे का बना था। बार बार उस लोहे के गेट के खुलने और बंद होने की आवाजें आए जा रही थी। यह सब आपको सुनने में शायद इतना डरावना ना लगे, लेकिन जिस वक्त यह सब हमारे साथ हो रहा था हम सब इतना डर गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक समय तो ऐसा आया जब मैं डर के मारे जोर जोर से रोने लगी, तो दादी उठ के खिड़की खोल के देखने लगी कि आखिर बाहर कौन ये सब कर रहा है। मेरे भैया दादी को डांटने लगे कि आपको क्या जरूरत है बाहर देखने की, लेकिन दादी नहीं मानी। दादी ने खिड़की खोल दी, लेकिन खिड़की के बाहर उन्होंने पता नहीं क्या देखा। वो एकदम से बोली, हे राम, और खिड़की बंद करके मेरे पास आके लेट गईं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगीं। तभी हमारी खिड़की पे एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने कोई बड़ा सा पत्थर फेंक के मारा हो। हम सबके मुंह से चीख निकल गई। तभी दूसरे कमरे से पापा हमारे पास आए और हमें चुप रहने को कहने लगे। बोले, मैं बाहर जाकर देख के आता हूं। लेकिन दादी और मां ने पापा को समझाया कि यह बहादुरी नहीं, अक्लमंदी दिखाने का वक्त है। इसके बाद हम सब एक ही रूम में भगवान का नाम लेके बैठे रहे। किसी तरह वो पूरी रात गुजरी। हमारे यहां जब घर में किसी की मौत हो जाती है तो उस घर में पूजा पाठ नहीं होती, ना ही झाड़ू वगैरह लगाई जाती है, और घर के सब लोग 13 दिनों तक उपवास रखते हैं। तो उनके घर में भी झाड़ू नहीं लगनी थी। लेकिन पड़ोस की एक विधवा दीदी ने कहा कि चलो झाड़ू मैं लगा देती हूं, और ये कह के वो झाड़ू लगाने अंदर गईं तो उन्होंने उसी भाभी को सीढ़ियों में खड़े देखा। ये देखते ही
वो तुरंत झाड़ू फेंक के उस भाभी को गाली देते देते बाहर आ गई। बोली, तुझे मर के भी चैन नहीं जो सुबह सुबह तंग करने आ गई, अब तो चली जा यहां से। फिर रात को गली में वो भाभी फिर से किसी को भटकती नजर आई। वो अपने घर के आंगन में खड़ी थी। अगली रात फिर से पूरी रात वही चिल्लाने की आवाज, दर्द में कहार मारती किसी की आवाज सुनाई देती। 13 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब तक मैं हॉस्टल में वापस आ गई थी, लेकिन हॉस्टल आने के बाद भी उसका आतंक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मेरे घर वालों ने बताया कि उसके श्राद्ध वाले दिन हल्की हल्की बारिश हुए जा रही थी, और जब उनके नाम का पिंडदान हो रहा था तब उनके घर के पीछे जो बांस की झाड़ियां थी उनमें इतनी जोर से बिजली गिरी कि पूरे इलाके का ट्रांसफार्मर ही उड़ गया और भाभी के घर की छत का एक हिस्सा भी टूट के नीचे धंस गया। बहुत ज्यादा खौफ का माहौल बन गया था। फिर 15वें दिन भाभी के पति और भाई बौद्ध गया जाके उनका पिंडदान, श्राद्ध, अस्थि विसर्जन और भी बहुत कुछ क्रियाक्रम करके आए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो अपने घर में चैन से नहीं रह पा रहे थे। घर में हर वक्त एक अजीब सी मनहूसियत छाई रहती थी। फिर कुछ महीने बाद उस भाभी की सास भी एक दिन अचानक हार्ट अटैक से मर गई। उनके घर वाले बताते हैं कि रात में वो बाथरूम जाने के लिए उठी थी तो उन्होंने देखा कि कोई अजीब सा इंसान उनके घर में चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ घूम रहा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। ये देखते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई थी। साथ में ये भी बताया कि मेरी बहू मुझे बुला रही है। माँ जी, अकेले अकेले मेरा मन नहीं लगता, आप भी मेरे पास आ जाओ। उन्होंने बताया कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। अगली सुबह तक ही उनकी मौत हो गई। आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है, और वो भैया वो घर छोड़ के गुजरात चले गए और अपनी बेटी के साथ वहीं बस गए। उनका वो घर आज बिल्कुल वीरान पड़ा है। उस घर में कोई नहीं रहता। भैया ने उस घर को बेचने की या उसको किराए पर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको खरीदने या किराए पर रहने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। आज भी जब मैं अपने मायके जाती हूं तो उस घर की तरफ देखने में भी मुझे डर लगता है। सुना है आज भी कभी कभी वहां से रोने की आवाज आती है। यह दूसरी घटना अभी जून के महीने की है। मैं अपने मायके गई हुई थी और वहां फिर से कुछ अजीब इंसिडेंट हुआ। मायके में मैं और मेरा बेटा पहले चले गए थे और मेरे हस्बैंड बाद में मुझे लेने आने वाले थे। यह 20 जून की बात है। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए हुए थे। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और लाइट चले जाने की वजह से मेरे हस्बैंड जिस रूम में सो रहे थे वहां से उठ के साइड वाली बालकनी में जाकर सो गए। उस बालकनी से उस भाभी के घर की छत साफ साफ दिखाई देती है। मतलब जैसा मैंने पहले बताया था, हमारे ग्राउंड फ्लोर के हर एक खिड़की दरवाजे से उनका पूरा घर दिखाई देता है और फर्स्ट फ्लोर से उनके घर की पूरी छत दिखाई देती है। तो सोते हुए मेरे हस्बैंड उनके छत की तरफ पैर करके सो गए। रात में सोते सोते अचानक उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके बैल्कनी की खिड़की के बाहर छत के कोने पे कोई औरत खड़ी है। साड़ी पहने हुए, खुले बाल और जले हुए मुंह वाली कोई औरत, और उसका जबड़ा बिल्कुल खुला हुआ था। यह देखते ही मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डर गए और रब का नाम लेते हुए आंखें बंद करके किसी तरह मेरे रूम में आ गए। लेकिन वो यही सोचे जा रहे थे कि वो आखिर थी क्या। तो वो मुझे बिना कुछ बताए फिर से वहां जाके लेट गए। वो जानते थे कि उन्होंने अगर हम में से किसी को भी उठाया तो हम सब बहुत डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वहां बहुत तेज बारिश होने लगी। इसके बाद उनको वो औरत फिर दिखाई नहीं दी। सुबह उठते ही उन्होंने ये बात मुझे बताई।
मेरी मम्मी ने भी मुझे बताया कि कुछ दिन पहले तुम्हारी मौसी आई थी। तब वो भी रात में बाथरूम जाने के लिए उठी तो सामने उनकी छत पे कोई औरत साड़ी पहन के घूम रही थी। लेकिन हमने सोचा कि उन्हें कोई वहम हुआ होगा। लेकिन फिर शाम को जब ये बात हमने आस पड़ोस की आंटियों और भाभियों को बताई तो एक आंटी जिनका घर उस घर के बिल्कुल साइड में है, उन्होंने बताया कि ये तो मेरा डेली का काम है। उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रात में वहां से किसी के चलने की आवाज आना, उनकी छत से हमारे छत पे कूदने की आवाज आना, उनके घर के अंदर से ऐसी आवाजें आना जैसे अंदर कोई काम कर रहा हो, और रात में वहां से रोने की आवाज आना, ये तो रोज का काम है। फिर हमने उन्हीं बाबा से इस बारे में पूछा जिन्होंने उस भाभी का पहले उतारा किया था, तो उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिल सकी है। इनके घर वालों को मैंने इतने इलाज बताए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये ना तो उसका पिंडदान करते हैं और ना ही उसका कोई क्रियाक्रम करते हैं। अब तो वो बिल्कुल पूरी तरह एक चुड़ैल बन चुकी है और भटकती रहती है। ये बात बिल्कुल सच है, कोई माने या ना माने, पर आज भी इतने सालों के बाद जब हम उनके घर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। एक जबरदस्त फीलिंग आती है कि कोई हमें घूर घूर के देख रहा है। एक अजीब सा डर का एहसास होता है। पता नहीं कब उस आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा नाम खुशी है। मैं जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूं। मेरी लव मैरिज हुई थी। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रही हूं जो मुझे मेरी नानी सास ने बताई थी, मतलब मेरी सासू माँ की मम्मी ने। मेरी सास का मायका खरसावन नाम की एक जगह में पड़ता है। तो नानी ने बताया कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी उसके कुछ महीने बाद ही वो अमावस्या का दिन था। वहां गांव के लोगों का यह मानना था कि अमावस्या को चुड़ैल, डायन जैसी काली शक्तियां बहुत ताकतवर हो जाती हैं। इस वजह से अमावस्या की रात गांव में सब लोग जल्दी खाना खा के सो जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार अमावस्या की रात थी। रात में घर के सब लोगों ने खाना खाया और फिर अपने पैरों के नीचे सरसों का तेल लगा के सो गए। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात अपने पैरों के नीचे सरसों का तेल लगाने और कोई लोहे की चीज अपने पास रख के सोने से काली शक्तियां आपसे दूर रहती हैं। साथ ही बता दूं कि उनका जो बाथरूम था वो घर से बाहर पीछे आंगन की तरफ बना था। तो रात में सोते सोते अचानक नानी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, तो वो किसी दूसरे को ना उठा के अकेले ही बाहर टॉयलेट के लिए चली गईं। रात करीब 12-1 बजे का टाइम होगा। साथ ही बता दूं कि उनके बाथरूम के साथ ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी हुआ करता था। तो जब वो टॉयलेट से वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि उस पीपल के पेड़ के ऊपर कोई बड़ा सा काला साया बैठा हुआ है। उसको देख के पहले तो उनको लगा कि ये शायद पेड़ की ही परछाई है, लेकिन फिर जब उन्होंने ध्यान से उसे देखा तो देखा कि वो एक आदमी का साया था और वो आदमी उनको देख के हंस रहा था। इतने घुप अंधेरे में भी उस आदमी के सफेद दांत साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखते ही नानी बहुत डर गईं और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अंदर आ गईं। अंदर आते ही उन्होंने नाना को उठाया और उनको उस साये के बारे में बताया। तो नाना बोले कि तुम बाहर अकेली क्यों गई थी? नाना ने बताया कि उस पीपल के पेड़ के ऊपर किसी काली शक्ति का वास है जिसे हम लोग उड़िया भाषा में ब्रह्मभूत बोलते हैं। नाना ने कहा कि आज अमावस्या की रात है और हमारी नई नई शादी हुई है, शायद इसीलिए वो तुमको नुकसान पहुंचाने या डराने के लिए आया था, मगर तुम्हारे हाथ में लोहे की चूड़ी होने की वजह से शायद वो तुम्हारे पास नहीं आ सका। नानी इतना डर गई थी कि बस रोए जा रही थी। फिर नाना ने किसी तरह उन्हें शांत किया और सुला दिया।
लेकिन अगले ही दिन जब वो लोग सो के उठे तो बाहर बस्ती में ही किसी घर से रोने की आवाजें आ रही थी। वो लोग जल्दी से बाहर गए तो पता चला कि उनके पड़ोस के घर का बेटा मर गया है। वो लड़का नाना का भी अच्छा दोस्त था। जब नाना ने पूछा कि अचानक ये सब कैसे हो गया तो उसके घर वालों ने बताया कि उस लड़के की पत्नी ने ही रात में उसका खून कर दिया था। उसकी शादी को भी बस 1 ही साल हुआ था। असल में उसकी पत्नी एक डायन थी, लेकिन यह बात पहले किसी को पता नहीं थी। लेकिन अपने पति को मारने के बाद उसने अपने मुंह से यह बात सबको बताई कि वो डायन है और उसी ने अपने पति को मारा है। असल में हुआ यह था कि अमावस की रात उसकी पत्नी रात 12 बजे एक दिया लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए गई थी। उस रात उसका पति गांव से बाहर किसी शादी में गया हुआ था, लेकिन जब वो शादी से वापस आ रहा था तो उसने अपनी पत्नी को रात में जाते हुए देख लिया। मतलब उन दोनों का आमना सामना हो गया। इतनी रात अपनी बीवी को बाहर जाते देख वो उससे पूछने लगा कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो औरत चिल्लाती हुई बोली कि आज मैं तुझे खा जाऊंगी, तेरी बलि चढ़ाऊंगी। और इतना कहते ही उसने अपने पति का खून कर दिया। उसको मारने के बाद जब वो घर आई तो घर वालों ने उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने खुद ही सब कुछ सबको बता दिया। पड़ोस के कुछ लोग ये जानते थे कि वो एक डायन है, क्योंकि वो जब भी किसी के घर जाती थी तो हमेशा उन्हें नजर लगा के ही आती थी। उसने बता दिया कि मैंने ही अपने पति को मारा है और उसकी बलि चढ़ा दी है, क्योंकि उसने मुझे अमावस्या की रात डायन के रूप में देख लिया था। यह सब सुन के मेरी नानी बहुत डर गईं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी डायन से कभी आपका सामना हो जाए ऐसे अमावस्या की रात को जब वो पूजा के लिए गई हो, तो उसी समय आपको तुरंत बोल देना चाहिए कि जाके उस कुत्ते को खा ले या बिल्ली को खा ले। ऐसे में आपकी जान बच जाएगी, लेकिन अगर आपने देर की तो वो आपको ही खा जाएगी। ये कहानी बिल्कुल सच है और ये खुद मेरी नानी के साथ हुआ था। वो आज भी हमसे कहती हैं कि अमावस्या की रात पाँव में सरसों का तेल और बेड पे लोहे का कोई सामान रख के ही सोना चाहिए। मेरा नाम अनिमेश है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे अंकल की कहानी के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें भगवान पर तो भरोसा था पर भूतों और आत्माओं पर नहीं था। हो सकता है आपको यह बात ज्यादा डरावनी ना लगे, लेकिन यह उनके साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। ये करीब 10-12 साल पहले की बात है। एक बार मेरे पापा और अंकल ने कुछ दिनों के लिए घूमने जाने का प्लान बनाया था। तो पापा, अंकल और उनके 3 दोस्त, जो कि सब एक साथ काम किया करते थे, उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टियां ली और एक शांत से गांव में घूमने के लिए चले गए। लेकिन वहां जाते ही मेरे पापा को अचानक से कोई बहुत ही जरूरी काम आ गया, जिसकी वजह से उनको वापस आ जाना पड़ा। पापा के ऐसे आ जाने की वजह से अंकल बहुत नाराज हुए, लेकिन पापा ने किसी तरह उनको मना लिया। अब मेरे अंकल और उनके 3 दोस्त मिलकर छुट्टी मनाने के लिए एक जगह जाते हैं। पूरे 1 दिन का सफर करने के बाद जब वो लोग उस जगह पहुंचे तो सब लोग बहुत थक चुके थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आज अच्छे से आराम करेंगे और फिर कल हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। रात में रुकने के लिए उन्होंने वहीं एक होटल में एक कमरा बुक कर लिया। अंकल बताते हैं कि वो होटल बहुत खाली था, उसमें ज्यादा चहल पहल भी नहीं थी। फिर वेटर ने उन लोगों को उनके रूम की चाबी दी तो वो लोग उस रूम में चले गए। लेकिन रूम में जाके उन्होंने देखा कि वो रूम बहुत छोटा था और उसमें अच्छे से सफाई भी नहीं हो रखी थी। उनको वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अंकल ने मैनेजर से कंप्लेन की कि ये आपने हमें कैसा रूम दे दिया, इस रूम में हम 4 लोग कैसे रहेंगे। अंकल ने कहा कि हमें एक दूसरा
और अच्छा रूम चाहिए। अंकल बोले कि आप हमें सबसे ऊपर वाला रूम दे दीजिए, क्योंकि वहां तो अभी कोई गेस्ट भी नहीं है और वो रूम भी ज्यादा बड़ा होगा। उनकी बात सुनते ही वो वेटर और मैनेजर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वेटर घबराते हुए बोला कि सर, आप उस फ्लोर पे कमरा प्लीज मत लीजिए। यह सुन के अंकल बोले, क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या है वहां पर? इतना कहते ही मैनेजर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि सर, हमारी बात मानिए और वो कमरा मत लीजिए। बहुत पूछने पर भी वेटर और मैनेजर ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन अंकल के बार बार कहने पर उन्होंने उन ऊपर वाले कमरों में से एक कमरा अंकल को दे दिया। वो कमरा अंकल और उनके दोस्तों को बहुत पसंद आया। फिर रात में वो सब लोग खाना खा के सोने के लिए लेट गए। सब इतना थके हुए थे कि लेटते ही सब गहरी नींद में सो गए। लेकिन फिर रात करीब 2-2:30 बजे मेरे अंकल अचानक नींद से उठ गए। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब वो उठ के अपने बेड पे बैठे ही थे कि अचानक से बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आने लगी। अंकल ने सोचा कि शायद उनका ही कोई दोस्त बाथरूम में गया होगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनके तो सब दोस्त वहीं कमरे में ही सो रहे थे। अंकल जल्दी से उठ के बाथरूम के अंदर गए तो देखा कि बाथरूम के दोनों नल खुले हुए थे। अंकल को लगा कि शायद उनका कोई दोस्त बाथरूम में गया होगा और नल बंद करना भूल गया होगा, या फिर शायद उन नल में ही कोई खराबी होगी। उन्होंने जल्दी से नल बंद किए और वापस अपने बिस्तर की तरफ आने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कोई उनके रूम के दरवाजे का हैंडल जोर जोर से घुमा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हैंडल अभी टूट जाएगा। इतनी रात ऐसी शरारत कौन कर सकता है? अंकल को यह बात बहुत अजीब लगी। वो देखना चाहते थे कि बाहर कौन है, तो अंकल उठे और दरवाजे में जो छोटा सा की होल था उसे बाहर देखने लगे, लेकिन उन्हें बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा शायद किसी बच्चे की शरारत होगी, लेकिन उस फ्लोर में तो उनके अलावा और कोई भी नहीं था, और अगर होता भी तो इतनी रात कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा? हैंडल अभी भी घूमे जा रहा था। फिर उन्होंने दरवाजे के नीचे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन तब भी उनको बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। अब अंकल को डर लगने लगा। अंकल ने डरते डरते दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हैंडल पकड़ा, तभी वो हैंडल घूमना बंद हो गया। उन्होंने उसी वक्त दरवाजा खोल के देखा, लेकिन बाहर तो सच में कोई नहीं था। मन को हल्का करने के लिए उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर कॉरिडोर में घूम लेता हूं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए गए तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई कॉरिडोर की खिड़की से उनको देख रहा है। उन्होंने चुपके से खिड़की के पास जाकर देखा तो देखा कि वहां किसी साए जैसा कुछ दिख रहा था। मतलब कुछ था जो रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला था। वो उन्हें वहां खड़ा दिखाई दे रहा था। फिर अंकल जैसे ही उसकी तरफ जाने लगे, अचानक से किसी ने अंकल के पैरों को जोर से खींच के उन्हें गिरा दिया और उनका गला दबाने लगा। लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह पक्का कोई बुरी शक्ति है। उसने अंकल का गला इतनी जोर से दबा रखा था कि वो चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। फिर जैसे तैसे करके अंकल ने जोर से जय श्री राम बोला, और इतना बोलते ही अंकल का शरीर एकदम से हल्का हो गया। वो जो भी चीज उनका गला दबा रही थी वो अब उन्हें छोड़ चुकी थी। इसके बाद अंकल भागकर रूम की तरफ जाने लगे। वो मन ही मन बजरंगबली को याद किए जा रहे थे, पर उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे से खींच रहा है। उस रात अंकल के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताई, लेकिन जब उन्होंने ये बात होटल के मैनेजर और उस वेटर से पूछी तो उन्होंने बताया कि करीब 2 साल पहले उस कॉरिडोर में एक लड़के ने एक लड़की का मर्डर करके
उसकी लाश को एक कमरे में छुपा दिया था। जिस कमरे में उस लड़की को छुपाया गया था वो वही कमरा था जिसमें आप रुके हैं। यह सब सुनने और होने के बाद अंकल उसी दिन अकेले ही अपने गांव वापस आ गए। उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को भी नहीं बताई थी। उस दिन के बाद वो भगवान के साथ साथ इन सब चीजों को भी मानने लगे। मेरा नाम प्रियंका मूले है। मैं महाराष्ट्र के सांगली की रहने वाली हूं। मेरी उम्र 20 साल है। इससे पहले भी मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बता चुकी हूं। आज मैं आपको अपनी एक और कहानी के बारे में बताने वाले हूं। हुआ ऐसा था कि एक दिन मैं छुट्टियां मनाने के लिए अपने मामा के यहां गई थी। गर्मियों का मौसम था, इसलिए सब लोग छत पे ही सोया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन सब लोग खाना खा के छत पे सोने के लिए चले गए। रात के करीब 11 बजे का टाइम था। मैं भी अपना मोबाइल लेके छत पे चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं लेटे लेटे मोबाइल चलाने लगी। मोबाइल चलाते चलाते मुझे रात के 12 बज गए। मैं वहीं छत पे लेटी करवटें बदलती रही। ठंडी हवाएं चल रही थी। बाकी सब लोग सो चुके थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। इसी बीच मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए नीचे किचन में चली गई। अब मैं पानी पी के निकल ही रही थी कि किचन की खिड़की के बाहर मुझे कोई घूमता हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। गर्मी के मौसम में खाना खा के बाहर घूम रहा होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और अंदर जाने लगी। अब मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि मैंने सोचा कि यह कॉलोनी तो शरीफों की कॉलोनी है। मतलब कि उस जगह सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले ही लोग रहते थे। सब लोग एजुकेटेड और अच्छे पढ़े लिखे थे। इसलिए ऐसे इतनी रात बाहर कौन घूम रहा होगा। मुझे बहुत अजीब लगा। घर के सब लोग ऊपर छत पे ही सोए हुए थे। नीचे बस मैं अकेली थी। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है जो बाहर घूम रहा है। ये देखने के लिए मैं बाहर आंगन की तरफ जाने लगी। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर अपने आप आंगन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने दरवाजा खोला और बाहर आंगन के मेन गेट के पास चली गई, लेकिन वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अब मैं वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी, मेरी नजर सामने आम के पेड़ के ऊपर पड़ी। मैंने देखा कि एक औरत उस पेड़ के ऊपर उल्टी लटकी हुई थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और वो मेरी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख के कुछ बोल रही हो। उसकी आंखों से काला पानी भी निकलता दिख रहा था। ये देखते ही मेरा तो दिल मेरे मुंह में आ गया। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मैं कितना डर गई। और तभी वो औरत वहां से गायब होके सीधा मेरे सामने आके खड़ी हो गई। वो जोर जोर से अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, लेकिन वो आवाजें शायद सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। और फिर वो औरत मुझसे बोली, ए लड़की, तुमको मैंने पहली बार यहां देखा है। तुम बहुत प्यारी और खूबसूरत लड़की हो। तुम मेरी टीना हो ना। आओ, मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। मैं तुमको अपनी बाहों में भरने के लिए कब से तरस रही थी बेटी। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी अपनी मां के पास। उसकी बात सुन के मेरा डर थोड़ा कम हुआ। मैं उससे बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। इतना कह के मैं उसी वक्त पीछे वाले दरवाजे से भागती हुई ऊपर छत पे चली गई। सीढ़ियों से भागते हुए मेरे पैर में कांच भी लग गया था, जिससे खून भी निकलने लगा था। लेकिन उस वक्त मैं इतना डरी हुई थी कि मुझे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मैं सीधा ऊपर गई और अपनी नानी के बगल में सो गई। डरते डरते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। लेकिन रात में सपने में मुझे वो औरत फिर से दिखाई दी। सपने में भी वो मुझे बार बार अपने पास बुलाए जा रही थी। बेटी, मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। फिर सुबह 7 बजे
मेरी आंख खुली तो मुझे तेज बुखार आ गया था। पैर में जख्म भी हो चुका था। मैंने नानी को बताया कि मुझे पैर में चोट लग गई है, तो नानी जल्दी से मुझे नीचे ले गई और मेरा जख्म साफ करने लगी। नानी ने पूछा कि यह चोट कैसे लगी, तो मैंने रात की बात सबको बता दी। लेकिन घर में किसी को भी मेरी बात पे यकीन नहीं था। सब लोग मुझ पे हंसने लगे। मेरे मामा का बेटा, जो तब मुझसे बहुत छोटा था, वो भी मेरा मजाक उड़ाने लगा। बोला, लगता है तुम्हें मम्मी की याद आ रही होगी, इसलिए तुम्हें सपने में भूत दिख गया होगा। लेकिन फिर भी मेरी नानी मुझे एक बाबा के पास ले गई। मैंने बाबा को पूरी बात बताई तो बाबा ने नानी से पूछा कि आपके यहां किसी औरत की मौत हुई थी क्या? तो नानी बोली, हाँ, कुछ साल पहले यहां पास में एक गुजराती फैमिली रहा करती थी। उनकी एक बेटी थी, टीना। एक दिन उनकी बेटी टीना घर के बाहर खेल रही थी जब उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अपनी बेटी को खोने से उसकी मां इतनी दुखी हो गई थी कि कुछ दिनों बाद उसने भी अपने घर में सुसाइड कर लिया। बाबा ने बताया कि यह उसी औरत की आत्मा है जो इसको अपनी बेटी समझ रही है। वो इसको भी अपने साथ लेके जाना चाहती है। फिर बाबा ने मुझे एक धागा दिया। बोला, इसको अपने हाथ में बांध लो, इसमें रुद्राक्ष है, ये तुम्हें उस आत्मा से बचा के रखेगा, तुम्हें इसे कभी नहीं उतारना है। मैंने वो धागा अपने हाथ में पहन लिया और अगले ही दिन अपने घर वापस आ गई। उस दिन के बाद वो औरत मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी। ना ही मैं उसके बाद फिर कभी अपनी नानी के घर दोबारा गई।